नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सुपर कंप्यूटर भारत में किस प्रकार से डेवलप हुए, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। हम बात करेंगे कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स जो वर्ल्ड के हैं, भारत कहां पे स्टैंड करता है, उसके कितने सुपर कंप्यूटर इस लिस्ट में हैं, और टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, कहां पर वो लगे हुए हैं, और हम बात करेंगे कौन से टॉप 500 में सुपर कंप्यूटर्स भारत के नहीं है पर भारत के लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और क्या भारत का आने वाले फ्यूचर में प्लान है सुपर कंप्यूटर्स को लेके, यानी कि पूरी जानकारी सुपर कंप्यूटर की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं सुपर कंप्यूटर कहते किसको, इनका काम क्या होता है, और इनका कंपैरिजन हम अपने कंप्यूटर से कर लेते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर से। यदि आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर में कोई भारी गेम चलाना होता है जिसमें ग्राफिक्स कार्ड की आवश्यकता होती है और 8 GB रैम या 4 GB रैम की आवश्यकता होती है, तो वो गेम आपके 2 GB रैम या बिना ग्राफिक्स कार्ड वाले कंप्यूटर्स में नहीं चल सकता। यानी कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए आवश्यकता होती है बड़े बड़े कंप्यूटर्स रैम की और कंप्यूटर प्रोसेसर की। पर इतने बड़े रैम और इतने बड़े प्रोसेसर नहीं बनाए जा सकते कि वो एक सुपर कंप्यूटर में एक जगह ही लगाए दिए जाएं। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका इस्तेमाल किया जाता है। लाखों करोड़ों प्रोसेसर और रैम का इस्तेमाल करके एक बड़ा कंप्यूटर बनाया जाता है जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, उनको कहते हैं सुपर कंप्यूटर। इन सुपर कंप्यूटर्स का काम यह होता है कि यदि ये स्पेस सेक्टर में लगाए गए हैं तो सैटेलाइट से आने वाली पूरी जानकारी को प्रोसेस करके उसको इस्तेमाल करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसको चलने में हेल्प करते हैं, और पूरी डेटा इकट्ठा करके उससे जो कंक्लूजन निकालना है वो हमें प्रस्तुत कर देते हैं। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी गणनाओं को, बहुत ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को यह जल्द से जल्द करने के लिए डिजाइन होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यह केवल स्पेस सेक्टर में इस्तेमाल किए जाए, हमारे एडवांस हथियारों को बनाने में, वॉरप्लेन्स को बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनमें बड़ी बड़ी गणनाओं को करना पड़ता है। हमारे टेलीकॉम सेक्टर में, हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर, सभी लोग इसी तरह के सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा इस्तेमाल जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स का होता है वो वेदर के क्षेत्र में होता है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। जो भी आपको भविष्यवाणियां मिलती हैं वेदर की, उसमें सबसे बड़ा हाथ इन सुपर कंप्यूटर्स का होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी देश के पास सुपर कंप्यूटर ना हो तो वह इस तरह की गणनाएं नहीं कर सकता। किराए पे भी ये सुपर कंप्यूटर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, चाइना या अन्य देश दूसरे देशों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। भारत में सुपर कंप्यूटर्स कब डेवलप हुए? 1980 में भारत को यह लगने लगा कि उनके पास भी एक सुपर कंप्यूटर होना चाहिए, खुद का सुपर कंप्यूटर होना चाहिए, दूसरों पे वो निर्भर ना हो। 1974 में उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था, इसलिए कई तरह के प्रतिबंध भारत पर लगे हुए थे। यूएस और अन्य यूरोपियन कंपनी जो कि अभी अभी नया सुपर कंप्यूटर बनाए हुए थे, वो सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देना चाहते थे। इसमें सबसे अग्रणी कंपनी थी क्रे, जो कि यूएस की कंपनी थी। भारत ने प्रयास किया क्रे से उसको सुपर कंप्यूटर मिल जाए, पर यूएस के दबाव में उसने नहीं दिया। उसके बाद 1988 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि हमारे भारत में ही खुद हम सुपर कंप्यूटर डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने स्थापना की CDEC की, जो कि सबसे पहले पुणे में स्टार्ट हुआ। राजीव गांधी ने उस समय IT सेक्टर के सबसे बड़े साइंटिस्ट को बुलाया, विजय पांडुरंग भटकर, और उनसे केवल 3 प्रश्न पूछे। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि क्या यह हो पाएगा आपसे? उन्होंने कहा, मैंने क्रे का सिस्टम नहीं देखा है, केवल और केवल फोटोज देखी हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि यह हो जाएगा। इसके बाद राजीव गांधी ने पूछा कि इसमें कितना समय लगने वाला है? उनका जवाब निकल कर आया, जितना हमें क्रे से इंपोर्ट करने में लगता उससे कम समय में मैं बना दूंगा। इसके बाद तीसरा और अंतिम प्रश्न उनसे यह कहा गया कि इसमें कितने पैसे लगने वाले हैं। इस पर भटकर जी का जवाब यह था कि जितने पैसे हम क्रे को देंगे उससे कम पैसे में हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, हमारा सिस्टम तैयार हो जाएगा और उसकी कमीशनिंग भी हो जाएगी। इस 3 प्रश्न के अच्छे जवाब पाने के बाद राजीव गांधी ने इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया, और उस समय से केवल 3 साल में 1991 में भटकर जी ने पहला सुपर कंप्यूटर भारत का तैयार करके दिखा दिया, जिसका नाम था परम 8000। इस पर पूरे विश्व को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए एक एग्जीबिशन में वो इसके प्रोटोटाइप को ले गए और वहां पर यह निष्कर्ष निकला कि यह एक सुपर कंप्यूटर है, और भारत ने खुद से एक सुपर कंप्यूटर डेवलप कर लिया, और केवल डेवलप ही नहीं किया है, वह उस समय का दूसरा सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर था। तो इस प्रकार से भारत में सुपर कंप्यूटर बनने की शुरुआत हो गई, और विजय पांडुरंग भटकर को
सुपर कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है भारत में। अब हम बात करेंगे कि भारत के सुपर कंप्यूटर्स विश्व में कहां पर आते हैं, उनकी क्या क्या रैंकिंग है। नवंबर 2017 में विश्व के 500 कंप्यूटर की रैंकिंग जारी हुई थी और हर 6 महीने में यह रैंकिंग जारी होती रहती है। यह रैंकिंग सुपर कंप्यूटर की स्पीड्स के आधार पर होती है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में नापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, और यह स्पीड भी 2 प्रकार की होती है, आरमैक्स और आरपीक। आरमैक्स वह स्पीड होती है जिसमें नॉर्मली ये सुपर कंप्यूटर्स काम करते हैं, और आरपीक वह स्पीड है जिनके लिए इसको डिजाइन किया होता है। फ्लॉप्स की यहाँ पर और जानकारी हम ले लेते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, उसके बाद टेराहर्ट्ज हो जाता है, पेटाहर्ट्ज हो जाता है, उसी प्रकार फ्लॉप्स होते हैं। नॉर्मली जो छोटे से छोटे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो गीगा फ्लॉप्स के होते हैं, यानी कि जी फ्लॉप्स, उसके बाद टी फ्लॉप यानी टेरा फ्लॉप्स, उसके बाद आते हैं पी फ्लॉप यानी कि पेटा फ्लॉप्स। इसके बाद भी सीरीज आगे बढ़ती रहती है, पर अभी तक हमारे पास पेटाफ्लॉप्स के ही सुपर कंप्यूटर उपलब्ध है पूरे विश्व में। बात करें इस लिस्ट में हमारे सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की, तो वह है IISc में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, जो कि बेंगलोर में है, और इसकी रैंकिंग है 228। इस सुपर कंप्यूटर को सहस्रा टी भी कहते हैं, और यह उसी क्रे कंपनी के द्वारा बनाई गई है जो कि यूएस की है। IISc में इसको सुपर कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में लगाया गया है। इसके आरमैक्स की बात की जाए तो वो 901 टेराफ्लॉप है, और आरपीक की बात की जाए तो 1244 टेराफ्लॉप है। इसके बाद आता है आदित्य सुपर कंप्यूटर, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में लगा हुआ है। इसके आरमैक्स की बात की जाए तो वह है 719 टेराफ्लॉप, और आरपीक की बात की जाए तो वह है 790 टेराफ्लॉप, और यह सिस्टम IBM के द्वारा बनाया गया है। इसकी रैंकिंग है 368 टॉप 500 में। इसके बाद जो सुपर कंप्यूटर आता है वो जियो साइंस को डेडिकेटेड है, और उसकी रैंकिंग है 441 यानी कि 441। इसमें आरमैक्स की बात की जाए तो 615 टेराफ्लॉप है, आरपीक की बात की जाए तो 993 टेराफ्लॉप है, और यह सिस्टम बनाया गया है HPE के द्वारा। इसके बाद जो हमारा सुपर कंप्यूटर आता है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, और इसकी रैंकिंग है 487 यानी कि 487। आरमैक्स की बात की जाए इसके तो 558 टेराफ्लॉप है, और आरपीक की बात की जाए तो 730 टेराफ्लॉप है, और यह सिस्टम भी क्रे के द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्रत्यूष का नाम मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी यह लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, और जब भविष्य में यह लिस्ट में शामिल हो जाएगा तो इसको लगभग कहा जा रहा है कि 30वां स्थान प्राप्त हो जाएगा। उसकी स्पीड की बात करें तो 6.8 पेटाफ्लॉप है, जिसमें 4 पेटाफ्लॉप का एक अलग सिस्टम है, वो IITM पुणे में लगेगा, और 2.8 पेटाफ्लॉप का अलग सिस्टम है वो नोएडा में लगेगा। और प्रत्यूष की ज्यादा जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे रखी है। तो अब जान लेते हैं इसी 500 वाली लिस्ट के टॉप 3 के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। इसमें सबसे पहला कंप्यूटर है जो कि पहले स्थान पे है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर इन वुक्जी, जिसका नाम है सनवे त्याओहाउ लाइट। इसके आरमैक्स की बात की जाए तो 93 पेटाफ्लॉप है, और आरपीक की बात की जाए तो 125 यानी कि 125 पेटाफ्लॉप है। आप सोच सकते हैं कि हम टेराफ्लॉप में चल रहे हैं, वो पेटाफ्लॉप में चल रहे हैं, और वो भी 93 और 125 पेटाफ्लॉप पे। हमारा जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अब आया है वो 6.8 पेटाफ्लॉप का है। इसी कड़ी में हम बात करें दूसरे रैंक की सुपर कंप्यूटर की, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर इन ग्वांगझाऊ, यह भी चाइना में है, पहला वाला भी चाइना में है। इसका नाम है त्यानहे 2, जिसको मिल्की वे 2 भी कहा जाता है। आरमैक्स की बात की जाए तो 33 पेटाफ्लॉप है, और आरपीक की बात की जाए तो 54 पेटाफ्लॉप है। इसके बाद आता है स्विस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर, जो कि स्विट्जरलैंड में है, जिसको पिच डेंट कहा जाता है। आरमैक्स की बात की जाए तो 19 पेटाफ्लॉप्स है, और आरपीक की बात की जाए तो 25 पेटाफ्लॉप है। यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ कि इस पूरे 500 की लिस्ट में 202 चाइना के सुपर कंप्यूटर हैं, 143 अमेरिका के कंप्यूटर्स हैं, और जापान के कुल 35 सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो चाइना में इतने ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स क्यों हैं, अमेरिका में इतने ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स क्यों हैं? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर की तरह भी काम करते हैं। उनकी सरकारें भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं, पर उन देशों के पास जिनके पास सुपर कंप्यूटर्स नहीं होते, इनको वो सर्विस प्रोवाइड भी करती हैं, इसलिए वहां पे सुपर कंप्यूटर्स की ज्यादा संख्या है। इसके अलावा वहां पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, और उनको डेटाबेस के मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, बहुत गणनाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए इन देशों में सुपर कंप्यूटर्स की संख्या ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सुपर कंप्यूटर्स से भी कितना ज्यादा लाभ होता होगा अमेरिका और चाइना जैसे देशों को। अब बात कर लेते हैं भारत की उन महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर्स का, जो कि इन 500 की लिस्ट में तो नहीं है, पर कभी ना कभी ये इन 500 की लिस्ट में हुआ करते थे,
और अब ये 500 की लिस्ट से बाहर हो गए, पर भारत के लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला सिस्टम है HP अपोलो, जो कि IIT दिल्ली में लगा हुआ है। इसके आरमैक्स की बात की जाए तो वो है 524 टेराफ्लॉप और आरपीक की बात की जाए तो 1170 टेराफ्लॉप। इसके अलावा सीडेक द्वारा बनाए जा रहे परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स भी आते हैं, जिसमें कि सबसे नया सुपर कंप्यूटर है परम युवा 2। इसके आरमैक्स की बात की जाए तो वो है 524 टेराफ्लॉप और इसमें कहा जाता है कि इसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उससे लगी हुई सारी चीज इंडिजिनस है, मतलब भारत में ही इसको पूरी तरह से बनाया गया है। और यह जब 2015 में लॉन्च हुआ था उस समय का भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हुआ करता था और इसको 500 की लिस्ट में उस समय 69 नंबर मिला हुआ था। इसके अलावा परम कंचनजंगा भी है जो कि NIT सिक्किम में लगा हुआ है। इसकी आरमैक्स है 15 TF और एक सुपर कंप्यूटर और है परम सीरीज का परम ईशान, जो कि IIT गुवाहाटी में लगा हुआ है। इसके आरमैक्स की बात की जाए तो 250 TF की है। इसके अलावा आप में से बहुत से लोगों का प्रश्न था कि इसरो कौन सा सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करती है, तो उसका नाम है सागा 220, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था 2011 में। और इसकी स्पीड की बात की जाए, आरमैक्स की बात की जाए तो 220 टेराफ्लॉप इसकी स्पीड है। तो आपने देखा कितने प्रकार के सुपर कंप्यूटर्स भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ और सुपर कंप्यूटर्स होंगे जिनका मैंने नाम इस वीडियो में नहीं लिया है। आपको यदि किसी के बारे में पता हो तो उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आगे फ्यूचर में भारत का क्या प्लान है सुपर कंप्यूटर्स को लेके, तो भारत अगले पंचवर्षीय योजना में जो 500 की लिस्ट में अभी सबसे ऊपर सुपर कंप्यूटर है, उसे भी 30 गुना ज्यादा स्पीड वाला हम सुपर कंप्यूटर बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें कि 4700 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है और इसको बनने में लगभग 5 से 6 साल लग सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि मुझसे कुछ चीज छूट गई हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो तैयार हुई है, तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों से, ताकि उनको भी पता चल पाए कि भारत में कितने प्रकार के सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनकी क्या स्टेटस है, भारत का विश्व में क्या स्टेटस है और उनकी कुछ भ्रांतियां दूर हो सके। नमस्कार, थैंक यू।